भारत के अंदर, देश के अंदर जितने भी प्रकार के लोग हम और आप रहते हैं, हम किसी भी प्रकार की हरकत करें, देश प्रेम की हरकत, देशद्रोह की हरकत, जैसी भी हरकत करें, यह मानकर चलिएगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज आप पर हर समय नजर बना के चल रही हैं। आपको लगता है कि मैं तो कहीं बैठकर कटोरा लेके बैठा हूं, या मैं तो मर्सिडीज में घूम रहा हूं, मैं तो हवाई जहाज में ही रहता हूं, सब पर ऊपर वाला सब देख रहा है, यूं मानकर चलिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, 140 करोड़ देशवासी अगर देश में है ना, उनकी सुरक्षा केवल वर्दी में दिख रहा आदमी ही नहीं कर रहा है, यह मान लीजिएगा। कई ऐसे देश प्रेमी भी हैं जिन्होंने भारत की कई खुफिया एजेंसीज को ज्वाइन किया हुआ है, जो वर्दी में नहीं है, लेकिन आप ही के बीच में हो सकता है वो आपके स्कूल का प्रोफेसर बन के खड़ा हो सकता है वो आप ही के बीच के अंदर कुलपति बन के बैठा हो सकता है आप ही के बीच में कोई नेता बन के बैठा और तो और हो सकता है आपके बीच में स्टूडेंट बन के बैठा और तो और हो सकता है आपके बीच में भिखारी बनकर बैठा और वो बाकायदा भारत सरकार के लिए काम कर रहा हो। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भारत में शुरुआत पाई थी इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो से, आईबी से। भारत का जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसने शुरुआत में देश के लिए, देश के अंदर और देश के बाहर की खुफिया जानकारी जुटाने का खूब कार्य किया। लेकिन 1962 और 1965 में भारत के जो चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए, उसमें देश के प्रधानमंत्री को लगा कि यार अभी आईबी के पास जिस प्रकार की क्षमताएं हैं, उसमें से एक स्पेशलाइज्ड प्रकार की विंग बनाकर क्यों ना एक अलग से टीम गठित की जाए, जो कि और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे। और यहीं से पौधा लगा RANW का, यानी रिसर्च एनालिसिस विंग का, जो दुनिया भर के अंदर और कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी, चाहे राजी देखी हो, चाहे बेबी देखी हो, कोई सी भी फिल्म देखें, उसमें आपको रॉ के ही कारनामे दिखाई देते हैं। ठीक है, भारत के अंदर एक मतलब एजेंसी बनाएगी। 1965 से रॉ ने खूब बढ़िया काम किया। उसके बाद के जो युद्ध थे 1971 के अंदर बांग्लादेश को निकालने वाला, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का जो काम था, उसमें रॉ की बड़ी सफलता मानी जाती है। ठीक है, बाद के जितने भी युद्ध रहे उसमें रॉ ने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई, दुनिया भर में खूब नाम कमाया। लेकिन उसके बावजूद 26/11 का हमला भारत के अंदर हो जाता है। कहां हो जाता है? 2008 में मुंबई के अंदर आतंकी हमला होता है। जब वो मुंबई में आतंकी हमला हुआ, तब फिर से एक बार कहते हैं ना कि जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो फिर सब लोग बैठकर की चर्चा करते हैं कि कमी कहां रह गई। मान लो आपने बहुत पढ़ाई करी, आपका एग्जाम नहीं निकला, तो सब लोग बैठकर चिंतित होंगे ना कि यार इतना पढ़ा फिर भी मैं अटक गया, कहां अटक गया मैं। तो वो जो कहां अटक गया वाला जो पॉइंट है ना, उसे खोजने के लिए सब लोग बैठे कि यार हम लोगों ने इतनी अच्छे से सारी जानकारियां जुटाई, हमारा RANW भी काम कर रहा है, आईबी भी काम कर रहा है, हमारी सेना की भी अपनी इंटेलिजेंस है जो काम करती है, इंटरपोल से भी हम सूचनाएं लेते हैं, फिर भी हमारे देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। फिर क्या करें? फिर एक नई टीम का गठन हुआ जिसका नाम था NIA। इसने असल में क्या किया? इसने दुनिया के अंदर, दुनिया के मतलब देश के बाहर जितने भी जगह हैं और देश में विशेष रूप से जो आतंकी हैं, उस आतंक को यानी टेरर फैलाने वाले व्यक्ति को पहचानना, उससे जुड़े हुए स्लीपर सेल को पहचानना, उसके मॉडस ऑपरेंडी को पहचानना और उस पर कार्रवाई करना। चाहे देश को तोड़ने वाला खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, जिसको जिस भी प्रकार से देश के बारे में गलत सोचना है, वो समझ जाओ NIA के रडार पर है। हाल ही के समय में आपने नाम सुना होगा NIA का, जब हमने बताया था NIA ने एक लिस्ट जारी की है मोस्ट वांटेड आतंकियों की। NIA आज के समय पर इन्वेस्टिगेशन में जो भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें काफी बढ़ चढ़ के जिसका नाम सुन रहे हैं वो यही है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि फिलहाल जो खबर आ रही है, RANW का कारनामा है या फिर वो NIA का कारनामा है? जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले खबर तो जान लो। खबर क्या है? खबर यह है कि ये जो आतंकी दिख रहा है हाफिज सईद, यही है 2008 का वो आतंकी जिसने मुंबई पर आतंकी हमले करवाए थे। तो जो मुंबई पर आतंकी हमले हुए थे, इसका बेटा मारा गया है, ऐसा खबरें चल रही हैं। लेकिन कोई भी इस बात को ऑफिशियली नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? ये बोले तो वैसे मरे कि तेरा बेटा कर क्या रहा था और तू कहां था। नंबर दूसरा, पाकिस्तान क्लेम इसलिए नहीं कर सकता, जैसे भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को कभी पाकिस्तान ने माना ही नहीं। वो दुनिया को दिखाने लेके गया, देख लो मेरे यहां तो कहीं गोला फटा ही नहीं, देख लो मेरे यहां तो कोई मरा ही नहीं, सबूत मांगता रहा। तो पाकिस्तान इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि हमने कुछ ऐसा किया, और वो आज भी नहीं करेगा। हम भी इसलिए इसको बहुत खुश होकर मान रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन
अभी कुछ दिन पहले यानी कल की बात है, बलूचिस्तान के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। उसमें भारत के RANW के ऊपर ब्लेम लगा ही दिया, बोले कब तक बचेंगे इनसे, इनका नाम लो, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को जो बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम बड़ा दिखाते दिखाते इनका नाम नहीं लिए कि इन्होंने ये काम करवाया है, तो ये सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारे यहां ही आतंक है, हमारे यहां आतंक नहीं है। मतलब देखो, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई पाकिस्तान के लिए हो रखी है। मार दिया उसको कह नहीं रहा कि मार दिया, आतंकी हमला कर दिया तब कह रहा है कि साहब इन्होंने ही किया है, हमारे यहां पर आतंकी हमला इन्होंने ही मरवाया है, RANW का नाम निकल करके आ गया। ऐसी स्थिति में जब यह खबर निकल कर आई तो फिर लोगों के अंदर जानकारी, जिज्ञासा पैदा होने लगी कि यार ये अल्टीमेटली है क्या। हम जरूर बताएंगे क्योंकि दुनिया के लोग अब इसी को अगला मोसाद मानते हैं। अच्छा, इसे अगला मोसाद मानते हैं, इससे पहले आपको मोसाद के बारे में भी बताएंगे कि मोसाद की कहानी क्या है। इसके साथ में अब हम आते हैं दुनिया भर की एजेंसीज के अंदर। क्या क्या एजेंसीज हैं? सब दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें हर देश दूसरे देश की खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप अपने गली मोहल्ले में कभी रहते हो तो घर का एक आदमी ऐसा होता है जिसे घर की दुनिया की सारी सूचनाएं होती हैं। घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, हमारी माता जी हो सकती हैं, हमारे बड़े भैया हो सकते हैं, हमारे चाचा जी हो सकते हैं, हमारे बाबा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, जिन्हें दुनिया में किसके क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी होती है। खुफिया जानकारी तक होती है कि इनकी बन नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, इनका बेटा बेरोजगार है, पेपर फेल कर गया है, इनकी बच्ची को मैंने मार्केट में खरीदारी करते हुए देखा था। वो सारी की सारी जो गांव की अम्माएं होती है ना, बड़ी अम्माएं, वैसे घर का कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाता हुआ पा सकता है। इसका बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है? कभी कभी जब आपकी लड़ाइयां होती हैं पड़ोसियों से, तब जब आपके मुंह से जो बाण निकलते हैं उन बाणों में आप कहते हैं अरे रहने दो, सब पता है हमें आपके बारे में, अजी रहने दो जी, सबके घर में होता है, हमको सब पता है, आप रहने दो जी, हमको सब पता है, बताओ आपको मेरे बारे में क्या पता है, अरे अब मुंह मत खुलवाओ हमारा। तो ऐसे दुनिया में भी होता है। दुनिया में भी ऐसे ही ऐसी एजेंसीज होती हैं जो दूसरे के बारे में सारी जानकारी लेकर बैठी हैं कि हाँ जी हमको सब पता है आपके बारे में। और इसका पता है ना, इसका मतलब हम आपका पता लगा लेंगे कि भाई साहब पुतिन की तबीयत खराब है, किम जोंग उन डरता है, हमको सबके बारे में सब पता है। ये कौन करता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है। दुनिया का लगभग हर देश अपनी एक खुफिया एजेंसी रखता है जो दुनिया में ऐसे ही टूरिस्ट वीजा पर घूम रही है, वर्किंग वीजा पर घूम रही है, किसी को नहीं पता है कि ये सरकारी है, पता चल रहा है इन्फोसिस का कर्मचारी बनके कोई कहीं काम कर रहा है। ऐसे दुनिया भर की तमाम एजेंसीज होती हैं। लेकिन जब गूगल पर सर्च मारोगे कि दुनिया की बेस्ट एजेंसीज दुनिया में कौन सी हैं, यूएन में 193 देश हैं, उनमें से टॉप एजेंसीज अगर तलाशते हो तो अमेरिका की, फिर ब्रिटेन की, फिर इजराइल की मोसाद का नाम आता है, और चौथे नंबर पर हमारी जो RANW है इसका नाम आता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही खुफिया एजेंसीज के कारण विख्यात रहे हैं। लेकिन ये दो देश ऐसे हैं जो बने ही आजादी 1947 के बाद पाए हैं। इनमें से जो ये मोसाद है ये 98 लाख लोगों की हिफाजत करने के लिए दुनिया भर में सक्रिय है। अब आप सोचकर देखिए, मुट्ठी भर का देश, हमारे केरल जितना देश है इजराइल, और उसके पास में इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है कि दुनिया उसका नाम सुनकर सोचती है कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना। यानी कि जो मोसाद है ये इजरायली खुफिया एजेंसी है, इजराइल के अंदर काम करती है। इजराइल जो कि खुद 14 मई 1948 को बना, जिसके बनने की कहानी बड़ी स्टोरी है, लेकिन कभी उसको हम विस्तार से कभी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि ये वो देश है जिसके बनते ही अरब के जो और देश थे उन्होंने इस पर हमला बोल दिया था, और उस हमले के अंदर ये जीत गया था। अपने मुट्ठी भर लोगों को, दुनिया के 40% यहूदियों को रखने वाला देश इजराइल है, और यह देश आज भी सबके बीच में जिंदा है क्योंकि इसकी खुफिया एजेंसी और इसकी जो सेना है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की, वायलेंट है, काम करने में एकदम जबरदस्त है। अच्छा, मोसाद का नाम जब लिया जाता है तो कहते हैं कि अगर मोसाद के हिट लिस्ट में किसी का नाम आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। यह है इजराइल की खुफिया एजेंसी। इसके कई कीर्तिमान दुनिया भर में चर्चित हैं, कई फिल्में, कई नोवेल इनके ऊपर लिखे जा चुके हैं, जिनमें मोसाद के बारे में कहते हैं कि ट्यूनीशिया में एक आतंकी का असैसिनेशन हो, या दुबई में हो, या मलेशिया में, या सीरिया में, दुनिया में जहां जहां इजराइल के दुश्मन हैं उन्हें जाकर घुसकर मारकर आने वाली जो एजेंसी है वो इजराइल के लिए मोसाद है। इनका एक ऑपरेशन दुनिया में काफी ज्यादा चर्चित है, फिल्में, वेब सीरीज, नोवेल्स जिस पर बहुत ज्यादा लिखे गए हैं, उनका नाम है ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड।
1972 के अंदर कहते हैं म्यूनिख के अंदर, जर्मनी के अंदर ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। ओलंपिक गेम्स में इजराइल की जो टीम गई थी खेलने के लिए, उसे कुछ फिलिस्तीनियों के द्वारा मार दिया गया था। देखिए जरा जबरदस्त तरीके से सोचिएगा, इजराइल के यहूदी जर्मनी में गए हैं। जर्मनी वो जो हिटलर का जर्मनी था, हिटलर के जर्मनी के द्वारा अगर यहूदियों को खेल के दौरान भी मार दिया जाए तो सोचकर देखिए इजराइल में और जर्मनी में कितनी कट्टरता बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले से ही यहूदी जो इजरायली हैं वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं हिटलर से, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने बड़ी संख्या में होलोकॉस्ट किया था, मसैकर किया था, किनका? यहूदियों का। ऐसी स्थिति में यदि 11 इजरायली मर जाएं जर्मनी में, तो ऐसी स्थिति में तो भाई साहब रिश्ते यहूदियों के और इनके दोबारा खराब हो जाएंगे। ये कारनामा करने वाले थे फिलिस्तीनी, जिन्हें भगाकर इन्होंने अपना देश बनाया था अरब के अंदर। यह बात मोसाद को पता चल गई, सारे आतंकियों को भी यह पता चल गया कि मोसाद को पता चल चुका है कि यह हमने कारनामा किया लड़ाने का। मोसाद के आतंकियों को दुनिया के कोने कोने में से, बिल में से ढूंढ ढूंढ कर मारने का जो काम किया, वही ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं मोसाद ने सारे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर, जिन्होंने भी यह हत्या प्लान की थी फिलिस्तीनियों ने, जहां वो पहुंचे वहां खोज खोज कर उन्हें मारा। आज हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खबर है कि इंडिया की स्पाई एजेंसी RANW इज द न्यू मोसाद। और ये हम नहीं बोलते, ये यूरेशियन टाइम बोलता है। यानी यूरेशियन टाइम जो कि इंडियन न्यूज़पेपर नहीं है, विदेशी मीडिया में अगर यह खबर है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो दुनिया की एक नए मोसाद की तरह काम कर रही है क्या? एक्स ऑफिशियो टॉक अबाउट क्रैक टीम ऑप्स इन टेरराइजिंग टेररिस्ट, इसके बारे में क्या कहा गया, तो अब उसके बारे में चलिए मेरे प्यारे साथियों। 1962 और 65 के वॉर के बाद जिसका गठन हुआ, दैट वाज रॉ, क्योंकि IB का उस समय यह माना गया कि इसे और ज्यादा क्षमताएं दी जा सकती हैं, इसलिए RANW नाम से एक विंग बनाई गई थी। आज दुनिया के अंदर भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस विंग हैं, उनमें 4 में से एक CBI है जो कि पूरी तरह से देश के अंदर ही जानकारी जुटाती है, बाकी जो 3 हैं वो पूरे दुनिया भर की जानकारी जुटाने के लिए व्यस्त हैं। इनमें से NIA सबसे ताजा है। आपने जितनी भी बॉलीवुड की इस प्रकार की फिल्में देखी हैं, स्पाइस से जुड़ी हुई जो फिल्में देखी हैं, उनमें अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चर्चित होता है तो उनमें RANW का ही नाम होता है। इसी का नाम आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, NIA का नाम आप सुनते हैं। ये जितनी भी फिल्में हैं, टाइगर, एक था टाइगर राजी, ये सब इसी के ऊपर बनी हुई फिल्में हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपका यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जिसका नाम हो रहा है दैट इज रॉ, ठीक है, मान लिया। लेकिन आपको पता है रॉ से भी ज्यादा खतरनाक इस समय NIA है। उसके बारे में जानकारी कम लोगों को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कम लोगों को यह पता है कि एक ऐसा एक्ट पारित किया गया था देश की लोकसभा में, जिसके माध्यम से NIA से कहा गया था कि देश का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसे मारने की क्षमता रखते हो। मतलब अपने बारे में यह कहा गया था कि इंडियन सिटीजन्स की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब वो कैसे करते हो यह आपके ऊपर है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 2008 का जो NIA एक्ट है, इसमें 2019 में यह संशोधन करके ताकत दी गई थी। यह बात बड़ी हल्के से साइडलाइन कर दी गई, किसी को ज्यादा बताया नहीं गया। दुनिया में चर्चा RANW की है, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये NIA है जो दुनिया में इधर उधर उधम मचाए हुए है। कौन से उधम मचाए हुए हैं? आप चाहे निज्जर की हत्या सुन लीजिए या 26/11 के मास्टरमाइंड के बेटे के मारे जाने की खबर सुन लीजिए। आप इधर देख सकते हैं मुंबई अटैक का जो मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, इसी के ऊपर आज की न्यूज है कि इसका जो बिल्कुल करीबी सहयोगी था वो कराची में मारा गया है। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का, जिसका नाम मुफ्ती कैसर है, फारूक को मारा गया है, ऐसी रिपोर्ट निकलकर आ रही है। आप ऐसे कई लोग कहेंगे तो इसी को क्यों नहीं मार देते? किसको नहीं मार देते? इसी आतंकी को जिसका नाम 26/11 के, ये इतनी सुरक्षाओं में रहता है, इनके लोगों की इकोनॉमी ये चलाता है। इसको मारने के लिए भी प्लानिंग इतनी की गई है कि 2022 में तो इसके घर के बाहर जाकर बम ब्लास्ट कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि वो बम ब्लास्ट जब किया गया था वो जगह थोड़ी पहले रह गई थी। यानी प्रयास पूरे चल रहे हैं इसको मिटाने के, लेकिन जब सूचना आ जाएगी तब आपको दे देंगे। इस सूचना के साथ साथ जो खबर जुड़कर आई वो ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर RANW के द्वारा एक बॉम्ब अटैक किया गया जिसमें 60 लोगों की मौत हुई है। यह खबर निकल कर आई। ये हाफिज सईद कौन है? ये 10
मिलियन डॉलर का इनामी आतंकी है, अमेरिका के हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिका के द्वारा भी और इंडिया के द्वारा भी इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं रही हैं। 10 मिलियन डॉलर का अमेरिका द्वारा इसके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है। भारत के अंदर जो 26/11 के आतंकी हमले हुए थे उसका मास्टरमाइंड है लश्कर-ए-तौयबा, इसका ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान से यह ऑपरेट करता है। अमेरिका के और भारत के संयुक्त दबाव में काम करते हुए, भारत का तो खैर इन्होंने दबाव इसलिए नहीं माना होगा ना क्योंकि आतंकी हमला इन्होंने यहां किया था, ये तो मानते ही नहीं है इस बात को। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा पड़े प्रेशर में पाकिस्तान ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाला था। आपको जानकारी हो तो इसे 31 साल की जेल हुई थी 2022 में हाफिज सईद को, और इसके लिए यह कहा गया कि जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसके घर पर हमले हो रहे थे। पाकिस्तान की सरकार को डर था कि कहीं भारत की खुफिया एजेंसी देश में आकर इसे ना मार जाएं। हालांकि कहते हैं कि हाफिज सईद को जेल में डालकर उसके हमशक्ल को जेल में डाला गया और इसे सुरक्षित इधर उधर आज भी घुमाया जा रहा है। तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी जो सुर्खी आती है वो क्या है? हाफिज सईद का बेटा है कमालुद्दीन सईद, उसके कत्ल की खबर हाल ही में आती है और वो क्या है, 26 सितंबर से इसका जो बेटा है वो लापता है। रिपोर्ट्स का माना जाए तो पेशावर में कार से आए कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण किया। उसे ढूंढने की आज भी कोशिश चल रही है, आईएसआई भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे तो कहीं गुमशुदा की रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी। भाई ये वो वाली बात है जैसे ना कभी कभी आपने देखा हो कई फिल्मों में, जैसे एक फिल्म है जो मुझे बड़ी पसंद है, स्पेशल 26 अगर आपने फिल्म देखी हो, जिसमें अक्षय कुमार कई नकली रूप धारण करके कई जगह रेड मारने जाता है। वहां रेड मारने जहां भी जाता है वहां से पैसा तो लेकर आ जाता है, लेकिन वो लोग कभी शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पैसा उन्होंने टैक्स सेविंग करने के लिए घर में ही छुपा कर रखा था। अक्षय कुमार उन्हीं के घर से जाकर पैसा ले आता है। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। क्या कर रहा है? इनके यहां पर जो भी हमले करके आता है इसके बारे में शिकायत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिकली कैसे कहें कि आतंकी के घर में आतंकी बैठा था। इस तरह से भारत बिल्कुल उसी प्रकार का स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप पूछेंगे कैसे ये खबर निकल कर आई? बताऊंगा, सारी खबरें आ रही हैं। कैसे कैसे आई तो उधर देखिए। हाफिज सईद के इस्लामी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को दुनिया के कई देशों ने आतंकी घोषित किया हुआ है। इसका बेटा लापता है, यह खबर मीडिया हैंडल्स पर आना शुरू हुई। मीडिया हैंडल्स पर ही खबर आना शुरू हुई कि इसके सन को, इसके बेटे को बुरी तरह से मार दिया गया है। यह खबर भी निकल कर आई। साथ ही साथ यह कहा गया कि इसका जो हाफिज सईद का जो बिल्कुल राइट हैंड था उसे भी कुछ लोगों ने, अब देखिए यहां पर आपको लोग दिखाई देंगे जिसको मारने का यहां पर वीडियो आता है, पीछे से कुछ लोग आते हैं और यहां पर आकर के फायरिंग करके मारकर चले जाते हैं। जरा वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गई फायरिंग, ये हो गया शॉट डेड, ये गया। ये 6 लोगों के साथ जा रहा था, पीछे से कुछ लोग आए और इसको मारकर चले गए। देखिए इन दोनों लोगों को निकलने दीजिए। ये गुप्तचर थे जिन्होंने इसकी सूचना दे दी कि हाँ भाई वो पीछे आ रहा है। पीछे से देखिए ये व्यक्ति 6 लोगों के बीच में आ रहा है। ये हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था और इसको पीछे से, ये शॉट डेड, खत्म। देखते ही गोली मारने का काम आजकल जहां तहां पर चल रहा है। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया हैंडल्स लिख रहे हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हुई है वो ये व्यक्ति है जिसका नाम कमालुद्दीन कैसर है, जिसकी मौत हुई है। हाफिज सईद के कई आतंकी संगठनों को यह संभालता था। कैसर फारूक नाम का आतंकी है जो मारा गया है, ठीक है ना। और इसमें बताया गया 6 लोग उसे गोली मारकर भागते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या इसकी पाकिस्तान के किसी अखबार में कैसी भी रिपोर्टिंग हुई? तो जैसे स्पेशल 26 के अंदर रिपोर्टिंग होती थी वैसे कराची का अखबार है डॉन, उसमें रिपोर्टिंग हुई है। क्या एक आदमी को गोली मारकर मार दिया गया, टारगेट किलिंग थी। यहां पर इस शब्द के ऊपर जोर दिया गया। किस शब्द पर जोर दिया गया? टारगेट किलिंग पर, यानी कि जानबूझकर टारगेटेड किलिंग, सोचकर मारा गया था कि इसी को मारना है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये है कौन। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के मीडिया में डॉन की एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें कहा गया कि कराची में कैसर फारूक नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था या कोई और है। रक्षा विशेषज्ञों ने उसे आतंकी कैसर ही बताया है, यानी कि रक्षा विशेषज्ञ तो उसे कैसर ही बता रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार रिवील नहीं कर रही है कौन है। सरकार किसकी है इस समय? ना तो शहबाज शरीफ सरकार में है, ना इमरान खान सरकार में है, यहां तो अंतरिम सरकार चल रही है। और अंतरिम सरकार में कोई भी यह नाम ले नहीं रहा है। पुराने कई मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि यह सब काम आईबी या रॉ का किया हुआ है। इस दौरान कई ऐसे और आतंकी भी हैं जो मोस्ट वांटेड हैं और वो वहां पर लगातार ढेर हुए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माना जाए तो लगातार
जिस आतंकी को बचाया जा रहा था अब उसके चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया के द्वारा ही हाफिज सईद के बेटे को मारा गया है, ऐसी मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि हाफिज सईद के घर पर 2021 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ऐसी भी खबर निकलकर आई। बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर हाल ही में एक आतंकी घटना हुई जिसमें 50 लोग मारे गए। इसके ऊपर भी भारत के ऊपर आरोप लगा दिया गया। पाकिस्तान के मंत्री बोले कि इसके अंदर RANW का हाथ है। बलूचिस्तान के अंदर यह घटना हुई जिसपे उन्होंने भारत के ऊपर ही बिल फाड़ दिया। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए कुल मिलाकर के बात यह है कि आतंकी को कई जगह ब्लॉक कराने की भारत ने कोशिशें की, लेकिन उन कोशिशों का कोई फायदा हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अल्टीमेटली चीन उन्हें हमेशा बचाने चला आता है।